नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। हम दोस्तों देख रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह की पुस्तक, जिसमें मैंने जो है पॉलिटी कंप्लीट करा दी है। हम लोग ज्योग्राफी देख रहे थे और दोस्तों मैंने कल ज्योग्राफी की पहली क्लास ली है। देखिए आज हम दूसरी क्लास देख रहे हैं। आज आपको इतनी ट्रिक होंगी, इतनी चीज़ें होंगी, सारी आपको याद करनी है। रामसर साइट होंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य होंगे। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आपको माइंड में सेट करना है। बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक दोस्तों। तो देखिए हम पॉलिटी कंप्लीट ही कर चुके थे तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आप लोग देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बनी है। और दोस्तों देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, ठीक। क्योंकि ये बुक जो लिखे हैं वो आईपीएस खुद थे, तो वो एग्ज़ाम को देख के ही लिखे हैं। समझ में आया कि नहीं। तो ये चीज़ है, जहाँ भी फैक्ट आता है, जैसे पीसीएस से लेकर बाकी बीपीएससी है, पीसीएस है, आरओ है, या आपका जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ है, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम हैं, तो मतलब लगभग सारे देखिए हर जगह एनसीईआरटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, आपको भी पता है। और यही कंटेंट बुक में भी मिलेगा भाई। अगर अभी मैं बुक का मतलब पेज ना लगाऊं, समझ में कि नहीं, और पढ़ा के निकल जाऊँ, तो आप भी ना जान पाएंगे कि कहाँ से क्या है। और यही चीज़ अगर जो डिजिटल बोर्ड लिए रहते लोग, तो यही कंटेंट वहाँ मतलब छाप देते हैं, उसके बाद पढ़ा के निकल जाते, तो आपको लगेगा कि वाह क्या कंटेंट दी। दोस्तों कंटेंट कुछ नहीं है, वो कोई अपना घर से नहीं बनाए, इतनी मेहनत वो भी नहीं करना चाह रहे, समझ में कि नहीं। हर एक मतलब चाहे जो हो भाई, जैसे मैं हूँ वैसे और भी टीचर हैं जो भी मतलब हाँ ये मानता हूँ कि थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर देते हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा मतलब समझदार होंगे और आप जानते होंगे चीज़ों को, तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें हर जगह कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको दिखाई देंगी बुक में। क्योंकि एक दो तीन बुक होती हैं किसी के पास, तो हर जगह से कंटेंट थोड़ा थोड़ा उठा के वही लगाते हैं। भाई अलग से कौन लगाएगा, कोई नहीं लगाता है दोस्तों। क्योंकि हर इंसान बुक से ही पढ़ा है। जैसे बहुत लोग टीचर ना दावा करते हैं ये बुक में कहीं नहीं मिलेगा। अरे भैया कहीं नहीं मिलेगा तो क्या आप जो है बनाए हैं क्या? अपने आप से तो बनाए नहीं हैं। वो कहीं ना कहीं तो है ही है, लेकिन वो है अपना जलवा दिखाने के लिए ऐसा कहते हैं। चलो छोड़ो, वो बात की बात है। आज हम आगे देखते हैं। देखिए हम लोग इसमें 2 टॉपिक कंप्लीट किए थे, बहुत अच्छे से किए थे। आज हम इसमें जलवायु देखेंगे, मृदा प्राकृतिक वनस्पतियाँ, जैव विविधता, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे, ठीक दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। देखिए 3-4 वीडियो में हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज हम जलवायु देखते हैं। और देखिए दोस्तों, जलवायु में आपको मैक्सिमम चीज़ें बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक। कि कैसे बारिश होती है, क्या होता है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखिए लिखा है पहला कि किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा होता है। तो देखिए जलवायु जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो अक्षांशीय अवस्थिति से होता है। कैसे होता है ये हम अभी बात करेंगे आगे चल के, ठीक। कल मैंने आपको बताया था ना कि जो अक्षांशीय होता है, जो अक्षांश होता है, ये हमारे तापमान को दिखाता है। और जलवायु में सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या करता है? तापमान करता है। देखिए थोड़ा मैं आपको एक बता ही देता हूँ। देखो जैसे मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है और यह हमें पता है कि विषुवत रेखा, ठीक। इस समय सूर्य कहाँ है? उत्तरी अक्षांश में है। कहाँ है? उत्तरी अक्षांश में है, कर्क रेखा के पास में। 21 जून को था, ठीक। कर्क रेखा पर लंबवत 21 जून को चमकता था, ठीक। अब मान लीजिए सूर्य यहाँ पे है, तो सीधी सी बात, यहाँ गर्मी पैदा करेगा। और ये क्षेत्र जब गर्मी पैदा करेगा तो यहाँ क्या होगा? यहाँ गर्मी होगी। तो गर्मी होगी तो आपको पता है कि जब वायु जो है गर्म होती है तो हल्की होकर ऊपर उठती है, उठेगी कि नहीं। तो जब ये वायु ऊपर उठेगी तो इस वायु यहाँ खाली हो जाएगा स्थान। जैसे स्थान ये खाली होगा तो ये मतलब इसे भरने के लिए कोई ना कोई तो हवा चलेगी ना। तो जो ये उत्तर में जब सूर्य आता है तो जब ये वाली हवाएं चलती हैं, मतलब यहाँ से जो है मतलब जो है हवाएं चलती हैं, कौन? दक्षिण, वो उत्तर पूर्व वाली चलती, कौन? उत्तर पूर्व वाली हवाएं चलती हैं, समझ कि नहीं। तो यही मानसून में काम आता है। अभी हम आगे देखेंगे कैसे आता है। आप थोड़ा सा लॉजिक देखिए, बाकी हम अभी देखेंगे, ठीक। देखिए यहाँ लिखा जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द हैं कुछ। कौन कौन से हैं? जलवायु को नियंत्रित वाले कारकों के लिए एक शब्द क्या है? लैंड फॉर्म्स है। क्या है? लैंड फॉर्म्स। ये एक ट्रिक समझ लीजिए, लेकिन आपको कोई लेना देना नहीं है दोस्तों इससे, ना आपके पेपर से लेना देना है, ना किसी से। हम अभी आगे देखते हैं। देखिए जो जलवायु को प्रभावित करते हैं उनमें से क्या है, तो पहला क्या है? लेटीट्यूड, यानी अक्षांश है हमारा। तो अक्षांश करता है भाई, सीधी सी बात अभी मैंने बताया कि जो अगर मतलब मान लीजिए यहाँ देखिए ये है सबसे ज़्यादा 0 डिग्री पे बारिश होती है कि नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पे होती है। उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे बारिश कम होती चली जाएगी, समझ में कि नहीं। यहाँ अगर यहाँ क्या होगा? यहाँ बर्फ़ हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आ रही है ना दोस्तों। तो ये अक्षांश हो गया। लैटिट्यूड यानी ऊंचाई, ऊंचाई का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक दोस्तों। क्योंकि ऊंचाई में क्या है, जैसे मान लीजिए हिमालय ऊंचा है तो वहाँ बर्फ़ के रूप में बारिश होगी, होगी कि नहीं, कल मैंने डिस्कस किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है? समुद्र से निकटता, समुद्र कितने पास क्या चीज़ है। पवन की दिशा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। वन तो होना ही, क्योंकि इससे वाष्पीकरण भी होता है। अगला है समुद्र की धाराएं, तो इसके बिना तो भाई कुछ होता ही नहीं। अगला है रेनफॉल, वर्षा
उसके बाद माउंटेन यानी जो है पहाड़, यस से मतलब सॉयल यानी मिट्टी। तो ये सारी चीज़ें जो है जलवायु को प्रभावित करती हैं कहीं ना कहीं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। आप लोगों को पता भी है और ये यही मतलब इसकी जो है ट्रिक बना दिए हैं, बाकी कुछ अलग से है नहीं लैंड फॉर्म्स, ठीक। तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ें, चलो बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए कभी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, तो इस तरह क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगला है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। तो देखिए ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। जैसे मान लीजिए ये हमारा, मान लीजिए केरल है, ठीक। तो इस तरह मानसून आता है। कैसे आता है? इस तरह मानसून आता है। तो ये दिशा देखिए मैंने कल ही बताया था कि दक्षिण पश्चिम दिशा है। कौन सी दिशा? मान लीजिए ये है, तो ये दिशा कौन है? दक्षिण पश्चिम है, और ये उत्तर पूर्व है। तो देखिए मानसून ऐसे ही तो जा रहा है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जा रहा है। अब देखिए एक बार एक चीज़ और बता दूं, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ, ये मानसून आया तो सबसे पहले कहाँ टकराएगा? केरल पे। केरल के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद गोवा, फिर महाराष्ट्र, ऐसे होते होते यहाँ गिर और मांडो की पहाड़ियाँ होंगी, इसके समानांतर दोस्तों निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ मतलब इससे टकराएगा, बारिश करेगा। जो पहाड़ियाँ यहाँ पे बारिश में आएंगी, वहाँ देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान है ना, तो इसीलिए यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो जाती है। ये जो गुजरात वाला क्षेत्र है यहाँ पे बारिश हो जाती है, इससे टकराता है। उसके बाद ये सीधे मानसून जो है निकल जाता है, उत्तराखंड में टकराता है, फिर वहाँ पे भी बादल होता है, बारिश होती है वगैरह वगैरह, आप जानते हैं। एक क्या होता है, इसकी एक शाखा जो है इधर निकल जाती है, बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ से जो आर्द्रता है समुद्र की, वो ग्रहण करती है और जाके मतलब गारो, खासी, जयंतिया इन पहाड़ियों में टकराता है मेघालय में, और खूब दबा के बारिश होती है। इसीलिए मानसून में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। समझ आया कि नहीं दोस्तों? तो ये चीज़ है। तो दो शाखाएं होती है, एक मतलब यहाँ टकराती है केरल के पास, और एक आगे चल के बंगाल की खाड़ी को क्रॉस करके चली जाती है गारो, खासी, जयंतिया यानी मेघालय वाली साइड में, तो वहाँ बारिश करती है। समझ आया कि नहीं? तो ये है। तो उत्तर पश्चिम मतलब ये वाला शायद आप समझ में आ गया होगा कि ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है, ठीक। आगे बढ़ते। अगला है भारत में उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है दोस्तों, ठीक। भूमध्य सागर से चलता है, तो ये बारिश होती है। हम कभी आगे देखेंगे क्योंकि इसमें और टाइम लगेगा। अगला है कि देखिए सारी चीज़ें तो मैं नहीं डिस्कस कर पाऊंगा एक ही वीडियो में, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपका काम हो जाएगा, आपका लॉजिक मिल जाएगा। बाकी कुछ चीज़ें हम क्लास में देखेंगे, फिर जब स्टार्ट करेंगे, अभी कुछ दिन के बाद शुरुआत करेंगे, ठीक। अगला है कि भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तो दोस्तों पंजाब में होती, तमिलनाडु में होती, वहाँ आंध्र प्रदेश में होती। शरद ऋतु में वर्षा कहाँ होती? पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होती है। देखिए अगला है कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो 125 सेंटीमीटर। देखिए पंजाब में जो वर्षा होती है वो भूमध्य सागर से जो मानसून आता है वो पंजाब में बारिश करेगा, फिर हरियाणा, दिल्ली में करेगा। समझ में नहीं? उस मतलब ठंडी में बारिश उधर से आती है, और एक लौटता हुआ मानसून से बारिश कहाँ होगी? तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में होती है। देखिए गर्मी में जो मानसून जाएगा वो ठंडी में, देखिए कैसे लौटता है मानसून, ये भी देख लीजिए, थोड़ा आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी तो देख लेते हैं। अभी मैंने एक चीज़ आपसे कहा कि जब सूर्य उत्तरायण होता है, यानी सूर्य मान लीजिए यहाँ आ गया, तो यहाँ का क्षेत्र गर्म होगा। इस समय कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में क्या है? ठंडी होगी। ऑस्ट्रेलिया में इस समय क्या है? ठंडी है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया में इस समय ठंडी है और यहाँ पे गर्मी है, तो सीधी सी बात, जो चीज़ गर्म होती है वो हल्की होती है, वो ऊपर उठेगी। तो ये जब अगर क्षेत्र यहाँ का मतलब यहाँ की हवाएं जब ऊपर उठेंगी, तो इन हवाओं को भरने के लिए कहाँ से हवाएं चलेंगी? यहाँ से चलेंगी। चलेंगी कि नहीं भाई? जैसे मान लीजिए एक बाल्टी है, बाल्टी में एक जग ले लिए, तो इसके अगल बगल का पानी क्या होगा? भरने आएगा इसे। तो यहाँ की जो हवाएं होती है वो गर्म होकर ऊपर उठते हैं, तो भरने के लिए ये हवाएं चलती हैं। कब? गर्मी में, जब ऊपर गर्मी होती है तब, ठीक। अब देखिए ये हमारा हो गया कौन सा? ये ग्रीष्मकालीन मानसून हो गया कि नहीं? इसके बारे में हम देख चुके हैं, बारिश कहाँ होती। अब देखिए ठंडी में क्या होता है? ठंडी में जैसे ये मानसून है, अगर सूर्य अब दक्षिणायन होना चला जाएगा, मकर संक्रांति के समय सूर्य यहाँ पे होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगी? गर्मी होगी। मतलब उत्तरी गोलार्ध क्या होगा? गर्म होगा कि नहीं? उत्तरी गोलार्ध नहीं, दक्षिणी गोलार्ध गर्म होगा, और उत्तरी गोलार्ध क्या होगा? ठंडा होगा दोस्तों। क्या होगा? ठंडा होगा। अगर आप बताइए जब ये क्षेत्र गर्म होगा, सूर्य यहाँ पे मकर रेखा पर चमकेगा, तो ये क्षेत्र जब गर्म होगा तो यहाँ की हवाएं ऊपर उठेंगी। ये हवाएं ऊपर उठ के जब ऊपर जाएंगी, तो इनको भरने के लिए जो यहाँ से हवाएं चलेंगी कि नहीं? तो ये मानसून वापस आएगा कि नहीं? बताओ। एक बार गया है, दोबारा आ रहा है, आएगा ना। तो ये जब दोबारा लौटता है ना, तो देखो दोस्तों, जब दोबारा ये लौटता है तो ये क्या है? कोरोमंडल तट यहाँ पे पड़ता है।
क्या पड़ता है, कोरोमंडल तट। तो इधर से जब आके ये टकराता है तो यहीं पे बारिश करता है। तो ठंडी में जो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में बारिश होती है। और अगर यहाँ पे आंध्र प्रदेश तमिलनाडु लिखा हो तो कोरोमंडल तट होता है। और यहाँ जो बारिश होती है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाले क्षेत्रों में, ये भूमध्य सागर से मानसून आता है, बारिश करता है। आपको समझ में आया कि नहीं दोस्तों? आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए मानता हूँ टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन देखिए मेरी क्यूरियोसिटी है कि मैं आपको ऐसी जियोग्राफी पढ़ाऊँ और पढ़ाऊँगा आने वाले दिनों में। देखना जब मैं बोर्ड पे आऊँगा तो मैं सब्जेक्ट वाइज पढ़ाऊँगा, तब आपको मतलब आप तुलना करेंगे अन्य जगह से कि क्या है कंटेंट। ठीक, अभी तो मतलब ऐसे चला। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं आपको फैक्ट ही फैक्ट मतलब दे दूँगा, फैक्ट नहीं दोस्तों, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो फैक्ट तो हम याद ही कर लेंगे ना आराम से। देखिए जैसे मैं पहले क्या कर पढ़ता हूँ, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के बाद मैं फैक्ट पढ़ता हूँ, तुरंत माइंड में सेट हो जाता है। उसके बाद मैं वही लॉजिक लगा के, ट्रिक लगा के माइंड में सेट कर लेता हूँ। समझ में आई कि नहीं? तो ये चीज़ है। देखिए अगला लिखा है भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 125 सेंटीमीटर होती है। अगला है भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा वर्षा भाई किस क्षेत्र में होगी, खुद बताओ। एक तो पश्चिमी घाट में होगी, दूसरा पूर्वी घाट में होगी, और तीसरा यहाँ पे मेघालय है, यहाँ पे बारिश होगी ना। तो 3 ही क्षेत्र हैं जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अगला भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, तथा यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, जिसे मानसूनी जलवायु कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून यानी मतलब देखिए दोस्तों, ये वाला जो मानसून होता है ये सबसे ज़्यादा बारिश करता है कि नहीं। और देखिए यहाँ पे क्या है, पश्चिमी घाट है, तो यहाँ तो खूब बारिश हो जाती है, लेकिन ये जो वृष्ट छाया प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। तो जो गर्मी होती है ना, लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु में बारिश करता है, लेकिन जो मानसून आता है गर्मी में इस समय, वो तमिलनाडु में बारिश नहीं करता है। समझ नहीं? यानी ये वृष्ट छाया प्रदेश है। देखिए वृष्ट छाया प्रदेश वो होता है, जैसे मान लीजिए मानसून यहाँ से चला, ठीक, ये मान लीजिए पहाड़ है कोई, ये मतलब ऐसे ही पश्चिमी घाट पूरा लंबा लंबा है, तो ये ऊंचा है, ठीक। अब मानसून आया, यहाँ टकराया, ऊपर उठा, हल्का हल्का जब ऊपर बढ़ेगा तो बारिश करता चला जाएगा, बारिश करेगा, बारिश करेगा, जब तक नमी होगी बारिश करेगा। अब ये इसकी नमी ख़त्म हो जाएगी, फिर ख़त्म होने के बाद ये हवा जो है नीचे उतर जाएगी। तो दोस्तों यही वाला क्षेत्र जो है बारिश हो जाएगी इस साइड, और इस साइड बारिश नहीं होगी, तो ये वृष्ट छाया प्रदेश कहलाएगा। समझ में आएगी नहीं? आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर के वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है। अगला व्यापारी पवनें क्या होती हैं। तो व्यापारी पवनें जो है, व्यापारी पवनें 0 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनें हैं। ये पवनें उपोष्ण व उच्च वायुदाब कटिबंधीय 35 डिग्री नॉर्थ और विषुवत रेखा निम्न दाब कटिबंधीय 0 से 5 डिग्री नॉर्थ की ओर बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें जो है उत्तरी पूर्व पवन कहते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व पवन कहते हैं। ठीक दोस्तों, सॉरी, दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें कहते हैं और उत्तर पूर्व व्यापारी पवनें कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, लू उत्तर भारत में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क व पीड़ादायक पवनें हैं। तो अभी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे, मतलब लू क्या होता है, यही देख लीजिए लू कैसे चलती। मान लीजिए हमारा उत्तर भारत का मैदान है, ठीक, सूर्य कर्क रेखा पर चमक रहा है वर्तमान में, और कर्क रेखा आपको पता है कहाँ कहाँ से गुजरती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। जब यहाँ चमकेगा तो सीधी सी बात है, ये क्षेत्र हमारा खाली हो जाएगा। कौन? उत्तर भारत का क्षेत्र खाली हो जाएगा। ये क्षेत्र जब से हमारा खाली होगा, मतलब यहाँ पे हवाएं गर्म होंगी, गर्म होकर ऊपर उठेंगी। जैसे ऊपर उठेंगी दोस्तों, यहाँ चारों तरफ की हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। तो जब चारों तरफ से हवाएं चलेंगी तो ये किसका रूप धारण कर लेंगी? लू का। इसीलिए कहते हैं लू लग गई। तो इसका रीजन क्या है कि उन हवाओं में नमी नहीं है। समझ आया कि नहीं? तो जब वो आपके पास से शरीर से गुजरेंगी तो आपके पानी भी सोख लेंगी, यानी आपके शरीर का जो है, जैसे ना हाइड्रेशन, तो मतलब रिहाइड्रेशन जो होता है वो भी मतलब ख़त्म कर देंगे। जैसे मैं अभी पेपर देखा जब आया था नेट JRF का, तो इतनी लू चल रही थी कि मतलब जो थूक है ना, वो थूक नहीं निकलता था। ये समझ लीजिए कि थूक निकलता ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें होती, तो लू यही होता है। इसीलिए कहते हैं ग्लूकोज पानी पीते रहना चाहिए ना। तो ये चीज़ होती है, यही रीज़न है। समझ में आया कि नहीं? आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि उसमें नमी नहीं होती। जब आपके जैसे मान लीजिए जो हवाएं चल रही हैं चारों तरफ से, वो नमी है नहीं उसमें, केवल क्या है, वो गर्म हवाएं हैं। जब गर्म हवाएं चारों तरफ से चलेंगी और आपके शरीर को टच करके निकलेंगी ना, तो क्या होगा, आपके शरीर का जो है वाष्प, मतलब जो पानी है वो भी खींचने की कोशिश करेंगी। तो आपके अंदर आपको पानी की कमी महसूस होगी, प्यास लगेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम। इसीलिए तो लू से लोग मर जाते हैं। सुने होंगे ना कि इतनी जानी गई उतनी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते। देखिए ये दोस्तों जो लिखा है अभी बता रहे हैं थोड़ा, देखिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। देखिए लिखा है कि पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में कहते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में कहते हैं काल बैसाखी,
और जो है असम को कहते हैं चाय वर्षा, क्योंकि चाय के लिए इंपॉर्टेंट है असम में। अगला, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो लेह में होती है। कहाँ, लेह में। अगला है कि देखिए ठंडा मरुस्थल है दोस्तों। देखिए मरुस्थल सुनते ही आपके माइंड में ये आएगा कि मरुस्थल केवल गर्म होते, नहीं दोस्तों, मरुस्थल ठंडे भी होते और गर्म भी होते। तो ये शीत मरुस्थल हो जाएगा। ठीक, जब कम वर्षा होगी तो शीत मरुस्थल जो है लेह वाला क्षेत्र बन जाएगा। अगला, कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व जलवायु को कितने वर्गों में बांटा, तो 5 वर्गों में बांटा था। देखिए दोस्तों, आपको ये याद नहीं रखना है, एक दो मैं बता दूंगा, वो याद रखिएगा, क्योंकि ये नेट जेआरएफ का है विषय, आपका नहीं विषय है, तो आपको नहीं याद रखना है, नेट जेआरएफ वाले लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ क्या है, वार्षिक। ठीक, यहाँ क्या है, वार्षिक और मासिक औसत वर्षा है। अगला वार्षिक और मासिक वर्षा है, और तीसरा वनस्पति है। तो ये हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं हमें दूर दूर तक। देखिए ये जलवायु निर्धारण के आधार हैं कि हम वार्षिक या मासिक औसत के आधार पर वार्षिक व मासिक वर्षा या वनस्पति के आधार पर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोपेन की योजना के अनुसार भारत की जलवायु, देखिए हम केवल पढ़ देंगे दोस्तों, लेकिन आपको इसमें डूब नहीं जाना है। ये नेट जीआरएफ जो देंगे वही डूबे इसमें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन वही पूछता है। ठीक, आपको एक याद, देखिए लघु शुष्क ऋतु यानी वाची मानसून, ये क्या है, AMW, गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट है। ठीक, अगला दिया हुआ है दोस्तों, अगला दिया है शुष्क ग्रीष्म ऋतु, AS होता है, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है, याद रख लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, AW, कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन नेट जेआरएफ में कभी कभी UPSC में या PCS में पूछ लेता है, लेकिन मैं तो कहूँगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो स्किप करके निकल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 100 में 1-2 बच्चे 3 बच्चे करेंगे तो उससे आपको मेरिट में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये मैं जानता हूँ। ठीक, तो ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अर्ध शुष्क स्टेपी, ASW, उत्तर पश्चिमी गुजरात व पश्चिमी राजस्थान पंजाब के कुछ क्षेत्र। अगला उष्णकटिबंधीय, हाँ ये याद रख लीजिए थोड़ा, उष्णकटिबंधीय जलवायु, BWHW, राजस्थान का सबसे पश्चिमी। शुष्क शीत है, CWG है, गंगा का मैदान है, पूर्वी राजस्थान है, उत्तरी मध्य प्रदेश है, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर क्षेत्र। ग्रीष्म ऋतु या शीत, तो DF, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम। ध्रुवीय तुल्य जलवायु, E हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड। टुंड्रा वाला उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, ET। अब देखिए अंतर उष्णकटिबंधीय, ये ITCZ जोन होता है, ITCZ ये जोन कहलाता है, यानी अंताविषट्रीय होता है। देखिए ये क्या होता है दोस्तों, जो मतलब हमारी जैसे ये पृथ्वी है, इसके मतलब विषुवत रेखा 0 डिग्री 5 डिग्री उत्तर में चले जाएंगे हम, और 5 डिग्री नॉर्थ में चले जाएंगे यानी साउथ में। तो जो ये क्षेत्र कहलाता है ना, यही हमारा क्षेत्र क्या होता है, ये क्षेत्र हमारा कहलाता है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ITCZ। समझ गए, ये निम्न वायुदाब की पेटी है। निम्न वायुदाब, यहाँ दाब कम है, यानी यहाँ हवाएं ऊपर उठेंगी, जो पृथ्वी की चारों ओर समांतर विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलायमान या स्विमिंग पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहाँ उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी व्यापारी पौने मिलती हैं। दोनों अपनों से मिलने पर विषुवतीय पछुआ पौनों की उत्पत्ति होती है। समझ है ना, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आप देखिए, मानसून के बारे में बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन की तिथि क्या होती है। देखिए यहाँ मैंने एक चीज़ आपको बताया था, देखिए 25 मई को ये जो है वहाँ आता है, कहाँ, तो श्रीलंका में। उसके बाद देखिए जून में आता है, ये तमिलनाडु में बारिश करेगा। फिर 5 जून को आगे बढ़ेगा, क्या करेगा, 5 जून को आगे बढ़ेगा। ठीक, ये आगे बढ़ेगा। देखिए ये इस तरह निकलता रहता है ना, ये इस तरह मतलब बंगाल की खाड़ी में होते हुए एक शाखा देखिए ये वाली चली गई इधर ना, तो ये शाखा इधर चली गई, और ये शाखा इधर चली गई। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा और पास में कर देता हूँ, हल्का आप ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए, मतलब वो बढ़ा लीजिए ब्राइटनेस, और थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। देखिए एक शाखा मैंने बताया था बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर रही, ये वाली शाखा, तो ये शाखा आगे बढ़ के जाएगी तो मतलब बारिश करेगी। ठीक, ये मतलब म्यांमार तक चलेगी। अब ये शाखा ये है, तो ये जो केरल से होते हुए ये जाएगी, तो देखो शिलोंग, मेघालय, ये एक शाखा 5 जून को इधर प्रवेश करती, 10 जून को इधर। फिर मैंने बताया था कि गिर मांडो पहाड़ी यहाँ से प्रवेश करके फिर जाको ये जाके वहाँ टकराएंगी, कहाँ, उत्तराखंड में, ये हो जाएगा। ये शाखा इधर से भी आएगी तो यहाँ भी बारिश करेगी दोस्तों, समझ कि नहीं, ये समानांतर नहीं करेगी तो बारिश हो ही नहीं रही। देखिए वहाँ अगर पूछे कोई कि राजस्थान में बारिश का मुख्य कारण क्या है कि वहाँ बारिश कम होती, तो इसका रीज़न सबसे सीधा है कि जैसे मान लीजिए हमारा ये वाला क्षेत्र राजस्थान पड़ता, तो ये जो मानसून आता तो सीधे निकल जाता है, समझ में कि नहीं, मतलब यहाँ कोई टकराता ही नहीं, क्योंकि जो एक ही पहाड़ी है अरावली की पहाड़ी, तो अरावली की पहाड़ी अवशिष्ट पहाड़ी यानी उसका अपर्दन हो चुका है, तो वो बहुत ऊंची नहीं है जो मानसून को रोक सके, तो नहीं रोक पाती है, तो मानसून सीधे निकल जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि वो इतना गर्म क्षेत्र है कि वहाँ बादल बन ही नहीं पाते दोस्तों, जब बादल बनते हैं तो वो बिखर जाते, अपने आप ही बिखर जाते हैं,
समझ आया कि नहीं। तो ये एक रीज़न ये भी हो सकता है, तो ये चीज़ हो जाती है। समझ में आया नहीं। अब हम देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ। देखिए लिखा है, काफ़ी वर्षा चेरी ब्लॉसम का संबंध किससे? ग्रीष्म ऋतु के ताप होने के बाद होने वाली वार्षिक या मानसून वर्षा की बौछार से है, जो कर्नाटक में होती है। अगला, आम वर्षा किस राज्य से संबंधित? तो केरल एवं तटीय कर्नाटक से संबंधित। क्योंकि आम वर्षा इसलिए है क्योंकि सबसे पहले मानसून जब आता है तो आमों के लिए यहाँ फायदा करता है। देखिए कॉफ़ी वर्षा यानी कॉफ़ी के लिए इंपॉर्टेंट है, चेरी ब्लॉसम के लिए इंपॉर्टेंट है, आम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। जो ग्रीष्म वाली वर्षा होती है इस समय जो हो रही है। आगे देखते हैं। अगला लिखा अब देखिए ऊपर से आते हैं थोड़ा, देखिए इंपॉर्टेंट ना। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का मानसून का समय समानता कब से कब है? तो जून से सितंबर रहेगा। उसके बाद सितंबर के बाद ये मानसून क्या होगा? दक्षिण में प्रवेश करना शुरू कर देगा, यानी ये लौटेगा, ठीक। तो इसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं। मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है? केरल में होता है भारत में, मैंने बताया। भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? छोटा नागपुर पठार में होती है। अगला है, तमिलनाडु में मानसून के समय महीने कौन से होते हैं? तो लौटता हुआ मानसून आएगा तो भाई ठंडी में बारिश करेगा, नवंबर दिसंबर में। अगला, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? तो तिब्बत का पठार है, जेट स्ट्रीम है, एल नीनो है, ला नीना आदि है। तो ये सारे जो है भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। अगला, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। उत्तर पूर्वी मानसून का मतलब है कि जब मानसून लौटेगा, यानी ये जा रहा है तो दक्षिण पश्चिम है, लेकिन जब लौटेगा तो ये उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो उत्तर पूर्व से सबसे ज़्यादा कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु में बारिश होगी। अगला, भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होता है? तो जम्मू कश्मीर व पश्चिमी राजस्थान में होता है। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर हैं, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। अभी मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि वो दोनों में क्या है? ऊंचाई में भिन्नता है दोस्तों। अक्षांश एक ही है, लेकिन शिमला जो है अधिक ऊंचा होगा, अमृतसर कम ऊंचा होगा। तो जो स्थान ऊंचा ज़्यादा होगा वहाँ बारिश होगी, समझ आए कि नहीं। ये स्थान कम है तो यहाँ बारिश होगी, इसीलिए उत्तराखंड में जाओगे तो हमेशा बादल बनेंगे, बारिश होगी, ये सारा चीज़ प्रोसेस चला करता है, समझ आया कि नहीं। तो देखिए ये ऊंचाई को प्रभावित कर रहा है कि नहीं, जो मैंने बताया था कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो ऊंचाई को प्रभावित कर रहा है, ठीक। अगला, भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है। तो दैनिक तापांतर का मतलब क्या है? तापांतर का मतलब होता है कि जैसे दिन में जो है दोस्तों कि गर्मी खूब होगी, लेकिन रात में ठंडी होना शुरू हो जाएगी, समझे कि नहीं। यानी जो जैसे सूर्य का प्रकाश जब आया मतलब दिन में आता है तो खूब मतलब जो है तपन करता है, यानी तपन यानी खूब ताप बढ़ जाता है। लेकिन जैसे शाम होती है तो ये सारी जो है ऊर्जा जो आई है पृथ्वी पर, ये सारी रिलीज हो जाती है, पार्थिव विकिरण कहते हैं, ये चली जाती है, तो यहाँ ठंडी महसूस होने लगती है रात में, समझ आए। तो यही दैनिक तापांतर है। जैसे जैसे देखिए, जैसे ये हमारा जो है जैसे सूर्य के सबसे पास क्या है? बुध। तो बुध का क्या है? दैनिक तापांतर सबसे अधिक, यानी तापांतर अगर हम पूछे तो सबसे अधिक किसका है? शुक्र। लेकिन सबसे ज़्यादा तापमान, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा तापमान जो है वो शुक्र का है, ठीक। यानी सूर्य के सबसे निकट कौन है? ये है। तो सबसे ज़्यादा देखो जल्दी ये ठंडा भी होगा, उसके बाद क्या होगा, ये जल्दी से मतलब क्या होगा, ये तापांतर यानी ये ठंडा हो जाएगा, गर्म भी जल्दी होगा। तो इसके ताप में अंतर है, यानी ठंडी और गर्मी के बीच में जो अंतर है वो सर्वाधिक है। लेकिन शुक्र क्या है? शुक्र पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो वो शुक्र गैस है, ठीक। अब शुक्र पर क्या है? सॉरी, शुक्र गैस नहीं है, शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह क्या है? तापमान अधिक है इसका, इसकी ऊर्जा जो है रिलीज नहीं हो पाती, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सब रोके रहता है, सूर्य की जो प्रकाश आता है वो ज़्यादा जो उसे निकलने नहीं देता, तो वो गर्म ग्रह है। शुक्र क्या? गर्म ग्रह है, समझ में नहीं। देखिए मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था, मैगलन जो उपग्रह है, मैगलन उपग्रह है, किससे रिलेटेड है? तो देखिए इसकी मैं ट्रिक आपको बता दूँ, वहाँ तो नहीं लिख पाया था। देखिए मैगलन जो है शुक्र से रिलेटेड है दोस्तों, किससे? शुक्र से। आप भी कभी भूलेंगे नहीं, एग्जाम में आएगा तो। देखिए मैंने कहा था शुक्र का तापमान अधिक होता है, तो मैं गल गया यानी मैगलन, मैं गल गया। शुक्र का तापमान अधिक है तो मैं गल गया यानी मैगलन। आई होप समझ में आया ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको बहुत मज़ा आएगा। बस अब मैं क्या ही कहूँ, बोर्ड हमारे पास डिजिटल है नहीं, आप लोग जल्दी जल्दी सपोर्ट करिए तो फिर मैं सामने आऊँ आपके, तो चीज़ें आपको और मतलब बेटर थे। देखिए मेरा ये एक उद्देश्य है ना कि मैं आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा दे दूँ, तो आपको कोई चीज़ रटना ना पड़े, और आप रटेंगे नहीं जिस दिन, उस दिन आपकी पढ़ाई सबसे बेस्ट हो जाएगी। क्योंकि आप रटेंगे फैक्ट 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 फैक्ट, तो रट्टू तोता बन जाएंगे ना। देखिए एग्जाम निकालना जरूरी ही मानता हूँ, कोई भी एग्जाम तो, लेकिन अगर आप वही चीज़ को मैं क्या करूँ, आपको जैसे 10,000 फैक्ट रटाने हैं तो मैं आपको 100 कॉन्सेप्ट दे दूँ, 10,000 क्वेश्चन रटा दूँ, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा ना। तो ये चीज़ हो जाएगा। अगला, भारतीय मानसून के प्रो स्पोर्ट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो पूर्वी जेट प्रवाह को।
अब हम देखते हैं दोस्तों भारत में वर्षा वितरण। देखिए भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर है। कितने? 125 हम लोग देखे हैं, परंतु इसमें क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है जो निम्नवत है। जैसे देखिए अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से होते हैं? पूर्वी घाट होगा, मतलब सॉरी पश्चिमी घाट होगा, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र होंगे, मेघालय की पहाड़ियाँ होंगी कि नहीं सबसे ज़्यादा वर्षिक वर्षा। आपको बताइए रटने की जरूरत है? नहीं है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है, वही कॉन्सेप्ट पकड़ के चले जाइए, आपका हो जाएगा काम। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है दोस्तों। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी में लगभग कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों में 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो सबसे अधिक वाला क्षेत्र मैंने बताया। अब मध्यम क्षेत्र कौन सा है? जैसे गुजरात का दक्षिणी भाग है, पूर्वी तमिलनाडु है, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप है, झारखंड है, बिहार है, पूर्वी मध्य प्रदेश है, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान है, कछार घाटी है, मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा होती है। अगला न्यून वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? तो देखिए उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, पूर्वी राजस्थान है, गुजरात है, दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अगला है अत्यल्प वर्षा के क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और जो है उसके बाद महाराष्ट्र के वृक्ष छाया प्रदेश हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा? वह लद्दाख व पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो वृक्ष छाया प्रदेश मैंने बताया आपको। देखिए दोस्तों इसीलिए आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के कुछ भागों में जो है वार्षिक वर्षा होती है जो पश्चिमी घाट के पास में है, और जो कुछ क्षेत्र हैं जो बहुत दूर है, जैसे पूड़े उड़े थोड़ा मतलब वहाँ वरिष्ठ छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसलिए आप सुने होंगे कि कुछ क्षेत्रों में महाराष्ट्र के जैसे विदर्भ है तो वहाँ वार्षिक वर्षा नहीं होती, यानी वरिष्ठ छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसलिए महाराष्ट्र के जो किसान होते हैं आत्महत्या करते हैं उसी वाले क्षेत्र में। तो जहाँ बारिश नहीं होगी वहाँ के किसान ही आत्महत्या करते हैं, समझे कि नहीं? तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात। देखिए यहाँ लिखा है कि जेट स्ट्रीम क्षोभमंडल के मध्य अक्षांशों के बीच 12 किलोमीटर जो है ऊपर रहता है। ठीक, तो थोड़ा कट गया। अब देखते हैं मृदा के बारे में दोस्तों। अगर आपको मृदा पता है ना तो आपको ये नहीं याद रखने पड़ेगा कि कहाँ कौन सी मिट्टी का मतलब कहाँ कौन सा उपजता है, यानी कहाँ किसकी खेती अधिक होती है। केवल मिट्टी ही आपको याद रखेंगे तो आप सब जान जाएंगे। जैसे देखिए जलोढ़ मिट्टी है, भारत के 43% भाग में यही मिट्टी पाई जाती है। तो सीधी सी बात है, चावल धान गेहूँ ये सारी चीज़ें कहाँ होंगी? गन्ना जलोढ़ मिट्टी में होगी, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी है। और दूसरी चीज़ है कि ये मतलब यहाँ पे क्या होगा, मतलब समय समय पर बाढ़ का पानी आता रहता है। ठीक, ये चीज़ हम डिस्कस किए थे। काली मिट्टी तो काली कपासी मिट्टी, कासे काली कासे कपास, यानी कपास मिट्टी प्रचुर मात्रा में होगी यहाँ पे। ठीक, उसके बाद लाल मिट्टी पीली मिट्टी, ये कहाँ पर होगी? तो दलदली वाला जो क्षेत्र हमारा होगा वहाँ पे हो सकती है। लेटराइट मिट्टी वहाँ होगी जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होगी दोस्तों, जैसे केरल है, कर्नाटका है, और जो है अगर उत्तर पूर्व में चले जाएंगे वहाँ, तो जहाँ जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ लेटराइट मिट्टी होगी। तो अब ये देखना होगा कि कौन सी फसल है जो बारिश के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी बारिश हो लेकिन पानी रुके ना। ठीक, शुष्क मृदा कहाँ होगी? तो जहाँ मरुस्थल वाला क्षेत्र होगा वहाँ शुष्क मृदा होगी। लवणीय मृदा जहाँ नमक की मात्रा अधिक होगी लवणीय। पीट मृदा कुछ दलदली टाइप से होता है। ठीक, ये भी वन मृदा बताने की जरूरत नहीं। अब हम देखते हैं। ठीक, एक ओवरव्यू आपको दे दिया हूँ मैं, अब आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फ्लोर यानी फर्श होता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी या कछारी मृदा इसे कहते हैं। ठीक, अगला है रेगुल मृदा किस अन्य से नाम से? तो काली मिट्टी। अगला दिया रेगुल मृदा का सर्वाधिक विस्तार कहाँ? तो महाराष्ट्र में है, दक्कन वाला क्षेत्र है। मालवा के पठार तो काली मिट्टी। ठीक, ये सारे जो है दक्कन के प्लेटू हैं। मान लीजिए दक्कन का जो वो निकला है ना दक्कन के पठार से ये सॉरी दोस्तों। अगला है काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। हर टीचर आपको पढ़ाया होगा कि थोड़ा भी पढ़े होंगे कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी है, अपने आप दरार पड़ जाती है, थोड़ा पानी आता है चिपचिपी हो जाती है, सारी चीज़ें आप लोग देखे होंगे लगभग। अगला है मिट्टी का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3, शायद आई होप यही होना चाहिए, बाकी थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग भी, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़े मुझे बहुत साल हो गए हैं, बहुत साल 2018 में पढ़ा था, मतलब थोड़ा बहुत तो पता है, लेकिन फेरिक ऑक्साइड शायद यही हो, आप देख लीजिएगा फार्मूला। जबकि लाल रंग से होने वाली मतलब लाल रंग लोहे के ऑक्साइड का कारण है, यानी जो मिट्टी जो होती है लाल रंग होती है तो उसमें फेरिक ऑक्साइड होती है जिसमें लोहा होता है। फी क्या है? लोहा है, तो लोहे के कारण ये मतलब लाल मिट्टी होती है। ठीक, लेटराइन मिट्टी किन राज्यों में है? तो जहाँ बारिश होगी मैंने बताया, केरल है, कर्नाटका, महाराष्ट्र है। आप बताइए दोस्तों, आपको फैक्ट ये याद करना पड़ रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना। मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक दिया कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, आप क्षेत्र देखो ना बारिश कहाँ कहाँ होती है, ऑप्शन में वही आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, आपको मार देना है। तो ये चीज़ अगर आप
माइंड में ले आएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, समझ गए। मैंने बताया था जियोग्राफी के नोट्स मैंने अपने ही खुद के नोट्स कितनी बार रिवीजन किए, कम से कम 20 से 25 बार। और जब जब नई नई चीज़ें रिपीट करता गया मुझे बहुत सारी जानकारी अपने आप मिलती गई, समझे कि नहीं। इस समय तो विजन की जियोग्राफी है वो पढ़ रहा था, तो वहाँ तो भैया अलग ही लेवल यार, बहुत मतलब मज़ा आ रहा है, क्या ही बताएं। तो वो अलग हो जाता है ना, तो पढ़ाऊँगा मैं, देखना आप खुद ही। देखिए उसमें क्या है, अब जैसे किसी से मैं पढ़ा ठीक, उसकी चीज़ें और जो मेरी खुद की हैं बहुत सारी चीज़ें, तरीका पढ़ाने का, वो जब मैंने दोनों चीज़ इंक्लूड करूँगा तो सबसे बेस्ट कंटेंट निकल के आएगा ना। तो ये चीज़ है। अगला है लोहे की मात्रा अधिक होने का कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनउर्वर होती रहती है, तो लेटराइट है। कौन सी है? लेटराइट। देखिए विजन की मैं मेंस के लिए पढ़ रहा हूँ दोस्तों, समझ आए कि नहीं। बाकी मतलब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पीरी उरी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, पीरी के क्वेश्चन मैं खुद ही आपको बताया था कि बार IAS में आए थे, मैं खुद ही कई बार डिस्कस किया हूँ सारी चीज़ें। आप लोग अगर सॉल्व किए होंगे, नेट JRF का पेपर डाला वो देखिए आप, तो सारे पेपर अगर देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि मैं पढ़ा रहा हूँ क्या आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। देखिए मैं लॉजिक भी देता हूँ, ट्रिक भी देता हूँ, सारी चीज़ें आपको बताता हूँ इसीलिए, ताकि आपके माइंड में बढ़े और आप पेपर निकालें, बस मेरा मकसद ये है। बाकी ज्ञान तो हर जगह मिल रहा है ना। अगला, मृदा की क्षारीयता कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक। अगला, लेटराइट मृदा भारत के मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है। देखिए मालाबार में क्यों कहा? मालाबार तट यही तो है, केरल वाला तट जो है दोस्तों, ये मालाबार तट है, ठीक। यहाँ पे अब राज्य नहीं लिखा है, तट लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे उसके बाद भी। अगला, सबसे कम जल धारण क्षमता किस मिट्टी होती है? तो बलुई या दोमट मिट्टी में होती है। अगला है, सब पौधे को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा में प्राप्त होता है? तो चिकनी मृदा से सबसे ज़्यादा जल प्राप्त होता है। अगला है कि मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो दलहनी फसलें हैं। कौन सी? दलहनी फसलें हैं। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए इसमें नाइट्रोजनीकरण होता है ना दोस्तों, तो वो जो क्या होता है उसका मतलब वो बढ़ा देता है, जो मृदा की उर्वरता है वो बढ़ा देता है। अगला है, चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो गली इरोजन या अवनलिका अपरदन। ये क्या होता है दोस्तों? देखिए सॉरी दोस्तों, देखिए नदी जो चंबल घाटी है ना, यानी चंबल नदी ने ही ऐसा किया है। नदी जब अपना स्थान बदले तो चंबल, देखिए आप देखे होंगे दोस्तों कि आप मूवी जब देखे होंगे पुरानी, जैसे बैंडेड क्वीन देखें या और कोई मूवी देखेंगे, तो उसमें आपको नज़र आएगा कि जैसे मान लीजिए ये मतलब टीला है, ठीक, मिट्टी का, उसके बाद बगल से एक रास्ता गुजरी हुई है, फिर ऊँचा टीला है, फिर गुजरी हुई छोटी 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 नलकाएँ बनी। आप घर में अगर बैठेंगे, अभी बारिश होने वाली होगी तो देखना, जैसे मान लीजिए ये आपका द्वार है, ठीक, पानी गिर रहा है, किसी के यहाँ टीन होगी, तो टीन के बाद जो पानी होगा यहाँ गिरेगा, ठीक। तो देखेंगे छोटी छोटी नलिकाएँ जो है बहना शुरू हो जाएंगी, मिट्टी के साथ साथ मिट्टी काटेंगी हल्का हल्का, ऐसे ऐसे, मतलब ये यही तो इरोजन है दोस्तों, यही तो इरोजन है, बस वो छोटे मात्रा में है और ये सबसे बड़े मात्रा में हो जाएगा अवनलिका पर्दन। यानी ये बड़े मात्रा में है और ये क्या है, छोटे मात्रा में है, बस यही अंतर है। यही होता हमारा अवनलिका अपर्दन, समझ में कि नहीं। और अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, अभी आगे चल के फिर बताऊंगा आपको, हमेशा याद हो जाएगा। टॉफी का उदाहरण मैंने दिया था। देखिए चंबल नदी का जाएंगे। अब देखिए चाय बागानों के लिए कौन सी मिट्टी होती है? लेटराइट होती है। दोमट मृदा को कौन कौन से कण पाए जाते हैं? गाद है, मृतिका है, रेत है। दोस्तों देखो बुक कई लोग पढ़ाए होंगे यूट्यूब पे, लेकिन एडिशनल जानकारी कौन देता है? इंपॉर्टेंट ये है किसके पास कितना कंटेंट खुद का है और कौन कैसे सामने वाले के माइंड में भरता है, वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाता है, ठीक। मैं भी चाहूँ तो ऐसे पढ़ा के निकल चलता हूँ, अभी ऐसे पढ़ाऊँ कि भारत की मुद्राओं में, सॉरी, भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सबसे सर्वाधिक कमी है? जस्ता। आगे बढ़ गया, लेकिन कोई इससे मतलब नहीं दोस्तों, ठीक। बुक तो आप भी खरीद के पढ़ सकते हैं ना, तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको मतलब एडिशनल जानकारी दे सकूँ, कॉन्सेप्ट मैं जो बताना चाहता हूँ बता दूँ, क्योंकि मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है जो मैं उस पर मतलब ला के बता सकूं। तो अभी छोटा सा प्रयास है, इसी तरह कर रहा हूं, धीरे धीरे देखते हैं, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और भी अच्छा कंटेंट देंगे ना। कंटेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं जानता हूँ, बाकी चीज़ें आप लोग सपोर्ट करिएगा तो और अच्छा रहेगा। देखिए अगला है, गंगा के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। बांगर खादर बता चुका हूँ, कई बार बताया हूँ। अगला है, अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? लाइम या चूना। देखिए क्षारीय के लिए जिप्सम, क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम, और अम्लीय अम्लीय बनाने के लिए लाइम या चूना। अगला, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता अधिक होती है। अगला, जैव मृदा ऑर्गेनिक सॉइल का रंग नीला क्यों होता है? अम्लीय व फेरस आयरन के कारण होता है। अगला है, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता होती है? तो कैल्शियम की अधिकता होती है। अगला है कि मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव होता है? तो नाइट्रोजन का अभाव होता है।
अगला है कि मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जाता है, तो वनारोपण द्वारा, यानी वन के रोपण के द्वारा। जैसे मैं कल एमए का पेपर देने गया दोस्तों, तो मेरे यहाँ 2 नहर निकलती हैं बड़ी वाली। अब जैसे निकल रही तो मैं किनारे किनारे मतलब मुझे कम से कम 10 किलोमीटर जाना पड़ता नहर के। तो मैं कल एकदम मतलब एनालाइज किया बहुत अच्छे से, मतलब पेड़ों को देखा, जितने पेड़ थे वहाँ मैंने सारे देखे। कुछ पेड़ क्या थे जी, कुछ पेड़ को मैंने देखा कि नदी में मतलब ऐसे मतलब झुके थे, बहुत ज़्यादा झुके थे, लेकिन वो गिरे नहीं, नदी में गिरे नहीं। बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ, मतलब 3-4 बार गया हूँ पेपर देने, मैं हमेशा देखा हूँ। मतलब अगले साल गया था, इस साल गया, मतलब कभी वो गिरे नहीं, आंधी चले तूफान चले कुछ भी वो गिरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मजबूती बहुत है ना। वन रोपड़ क्या है, वो मिट्टी में मतलब एकदम पकड़े हुए बहुत अच्छे से। टहनी टूट जाए अलग बेटर है, लेकिन पेड़ कभी नहीं। और जो नीचे पेड़ थे, मतलब नीचे थे वो, मतलब दोस्तों इस टाइप के थे, मतलब उनका जो है जड़ मैंने देखा। तो जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, तो उनमें तो इस टाइप के थोड़ा सा ये ऐसे बने थे, मतलब इस तरह थे, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूती थी। तो नदी के किनारे वाले जो पेड़ थे वो बहुत मजबूती थी। किसका रीज़न जानते हो? मैंने एक चीज़ मतलब एब्जॉर्व किया कि वहाँ पानी की कमी नहीं होती है। पानी को पेड़ को क्या चाहिए? पानी चाहिए, ठीक। अब पानी की कमी नहीं है और जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो आप देखो, जब जड़ें मजबूत हैं, पेड़ की पानी की कमी नहीं, तो वो नदी का जो किनारा है ना वो टूटेगा नहीं। समझे कि नहीं? नदी के किनारा टूटेगा नहीं, पानी बहेगा नहीं, यानी मिट्टी वहाँ से खिसकेगी नहीं। समझ में आया कि नहीं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मिट्टी इसलिए वहाँ की खिसक नहीं रही। समझ में आया कि नहीं? तो यही है, यहाँ लिखा है कि मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन को किस प्रकार रोका जाता है? वनारोपण द्वारा। समझे? ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कहीं जाता हूँ तो एब्जॉर्व करता हूँ कि कहाँ कौन सी चीज़ है, ठीक। जैसे मैं लेखपाल का पेपर देने गया, तो जिस मतलब जैसे रास्ते से गया मान लीजिए, वहाँ पे एक मतलब जैसे मैं पढ़ा क्या लिखा रहता कहाँ, जैसे पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ में है तो कहाँ है, सारी चीज़ें मतलब देखता जाता। तो एक जगह लिखा था आईटी कॉलेज, ठीक, मतलब ऐसे बोर्ड लगा था। वो पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन आया था दोस्तों। मतलब जिस दिन जा रहा था उसी दिन मतलब वो लिखा हुआ था बड़ा बड़ा कि मतलब अब वह क्वेश्चन भी वही सेम टू सेम, और लखनऊ का ही आंसर सही है उसमें, कि लखनऊ ही सही है इसका। तुम सोच सकते हो मतलब क्या, मतलब हम पेपर देने जा रहे हैं या इधर घूमने जाएं तो कहीं स्पेलिंग कहीं कुछ भी, ये सब एब्जॉर्व मतलब अगर हम कहीं मतलब देखेंगे माइंड में तो कहीं ना कहीं हमारे सेट हो जाएगी, और देखने से ज़्यादा याद रहता है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं ना। तो ये सब किया करिए आप खुद ही। देखिए अगला दिया है पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति कैसी। तो देखिए 1 से 6 तक क्या है? अम्लीय है। 7 क्या है? उदासीन है, ठीक, न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल है। अगला है 6 से 8 क्या है? तो क्षारीय है। आगे बढ़ते हैं। अगला है लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की है, जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस यानी जैव पदार्थ की कमी होती है। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका मन हो याद करिए, नहीं तो इसकी पीडीएफ मैं दे दूंगा, पढ़ लीजिएगा, कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। ये आप बताइए, आपको मैं अभी पढ़ाऊंगा तो टाइम जाएगा, मैंने इसलिए मतलब फ़ोटो लिया ताकि आपको मतलब समझ में आए कि क्या चीज़ है, बाकी मतलब कोई मतलब नहीं इससे, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, इसी में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लिखी है नीचे, वो देख लेते हैं। लिखा भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के उष्णकटिबंधीय, तो देखिए किस प्रकार के वन है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। अगला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती? 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। देखिए सदाबहार वन का मतलब है एवरग्रीन, यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब है कि वहाँ मतलब हमेशा वन आपको नजर आएंगे। इसका रीजन जानते हो दोस्तों क्या है? ऐसा नहीं कि वहाँ पतझड़ नहीं होता, होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए केरल का मालाबार तट है, खूब बारिश होती है पश्चिमी घाट में, तो खूब सारे वन होंगे, इसीलिए साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है, क्योंकि वहाँ इतना घना जंगल है, यानी इतना घने पास पास में वन है, इतना वन है कि जो है अरे वहाँ जो है मतलब सॉरी, मतलब वहाँ इतना मतलब पास पास वन है, तो वहाँ क्या होता है कि मतलब अगर आवाज़ जाती भी है तो मतलब वहाँ बहुत साइलेंट रहता है, सारी चीज़ें इतना घना है कि वो सारी चीज़ें ऑब्जॉर्व कर लेता है। जैसे देखिए आप 0 डिग्री पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो अमेजन का वर्षावन कहाँ है? विषुवत रेखा पर ही आपको मिलेगा, क्योंकि इतनी बारिश वहाँ होती है, सूर्य का तापमान है, बारिश हो रही है, तो खूब घना वन कहाँ है? अमेजन में है। अमेजन में क्यों है? क्योंकि वो 0 डिग्री पे पड़ता है, बारिश खूब होती है, तो जितने भी हमारे खूंखार जानवर होंगे वो सारे कहाँ होंगे? इसी में होंगे, अमेजन वर्षावन में होंगे। पेड़ बहुत लंबे लंबे हो गए, इसका रीजन है घने वन है। तो जो नीचे की घास है ना दोस्तों, वो सूर्य का प्रकाश चाहती है, सूर्य के प्रकाश के चक्कर में वो ऊपर तक चली जाती है, तो पेड़ के ऊपर जाके बैठती है, तो सूर्य का प्रकाश मिलता है ना। तो इसीलिए वहाँ की जो है बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी प्रजातियाँ बहुत ज़्यादा खूंखार टाइप की हैं। यानी अगर वहाँ की अगर हम बताएं मकड़ी भी, अगर मकड़ी जैसे मान लीजिए कि वो जाला लगाई है, उस जाले से अगर आप गुजरेंगे ना तो ब्लेड की तरह काट देगा। इतनी मतलब खतरनाक वहाँ के मतलब सारे जो है जीव जंतु हैं। इसका रीज़न क्या है? बारिश। जो बारिश वहाँ होती है वो बहुत मतलब घना कर दिया है, घने के कारण पेड़ सूर्य के प्रकाश की रोशनी नीचे नहीं जा पाती है, ठीक। तो समझ में आया कि नहीं? तो यही रीज़न है। तो देखिए सदाबहार वन में क्या होता है, ऐसा नहीं कि वहाँ पेड़ नहीं गिरते हैं,
मान लीजिए एक जगह मैं आपको बता दूं, जैसे मतलब छोटे 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 यहाँ मान लीजिए 1000 पेड़ लगे हैं, ठीक। ये मान लीजिए पूरे पेड़ लगे हैं, मैं छोटे छोटे बनाऊंगा बहुत टाइम लगेगा, यहाँ मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। मान लीजिए इतना घना जंगल है, ठीक। कितना है? इतना घना जंगल है, ठीक। अब मान लीजिए इतने घने जंगल में पेन चेंज करूँ थोड़ा पहले, यहाँ देखिए इतना घना जंगल है और इसमें से कम 20 पेड़ ऐसे हैं जो सदाबहार वन मतलब गिर जाते हैं, मतलब पतझड़ में सूख जाते हैं, 20 सूख गए। आप बताइए दोस्तों, आपको कोई फ़र्क पड़ा? 20 मान लीजिए सूख गए, लेकिन आपको दूर से देखने में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपको लगेगा कि यार बहुत घना है। तो ये ऐसा होता है, यहाँ 20 सूख गए 20 बन गए, तो इसी तरह से क्या होता है, इतना घना है कि पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए ये क्या होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, यानी सदाबहार वर्षा वन क्षेत्र होता है। सेंटीमीटर कितने होते हैं? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला, भारतीय वन सर्वेक्षण के संस्थापक कौन है? तो सर जॉर्ज किंग थे। इसकी स्थापना कब की थी? 13 फरवरी 1890 को हुई थी। अगला दिया है, भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ है? तो दार्जिलिंग में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। अगला, कत्था बनाने के लिए किसका होता है? तो खैर का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ महोबा में बनता है, बांदा महोबा वाला क्षेत्र जो होता है, ठीक। और मध्य प्रदेश में शायद ज़्यादा होता है। अगला है, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है? तो खिचड़ी या खेजड़ी है, ठीक। अब देखिए ये राजस्थान में ज़्यादा होता है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यूपी स्पेशल में मैंने ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस कराई थी, कत्था वाली चीज़ें। यूपी स्पेशल जो लोग ना पढ़े होंगे, 2 बुक पढ़ाया हूँ, एक यूथ पब्लिकेशन पढ़ाया हूँ और जो है अंकित भाटी सर की पढ़ाया हूँ। और अंकित भाटी सर की 11,000 क्वेश्चन जीएस जीके की कराया हूँ। वो दोस्तों आप लोग करिएगा, एक बार आपका दिल ना गदगद होगा तो बताना, आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए एक बार करके देखिएगा। वहाँ भी मैंने इतने लॉजिक बताए, इतनी ट्रिक बताई है, कर लीजिएगा टाइम निकाल करके ना, तो और मज़ा आएगा आपको। बाकी देखते हैं, बाकी अभी यही स्टार्ट करते हैं। देखिए अगला है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब का है? तो 1980 में है। कब का है? 1980 का। देखिए 380, देखिए वन संरक्षण का मतलब है कि हम वनों की रक्षा करेंगे, तो भाई सीधी सी बात है वन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वन लगाएंगे, यानी ट्री लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ट्री से 80 ना, तो 1980। जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, तो हम बेहतर काम कर रहे हैं ना, वन जीवों का संरक्षण कर रहे हैं, तो बेहतर काम यानी 72 हो जाएगा। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति कितनी है? तो आर्टिकल 72। क्यों? क्योंकि वो भी तो बेहतर काम कर रहे हैं। समझ आएंगे नहीं दोस्तों? तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए मैंने जैसे आप मेरे चैनल पर जाएंगे, होम पेज पे सबसे पहली बुक ये मतलब पहली जो है मेरी पहली सामने जो बोर्ड की क्लास है वो वन संरक्षण मतलब जितने भी हमारे अधिनियम है उसी की क्लास है। आपको 25 जो है अधिनियम है आपके माइंड में एकदम सेट कर दिया हूँ मैं, कभी आप भूलेंगे नहीं उसे। मतलब 235 लोग के आसपास देखे हैं, आप लोग भी देखिएगा दोस्तों, बड़ा मज़ा आएगा, कभी भूलेंगे नहीं। देखिए आपके पास अगर फैक्ट रहेगा ना तो आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम में हाई रहेगा, और फैक्ट नहीं है तो आपका लो रहेगा। तो फैक्ट हमें कैसे भी करके ट्रिक बना के लॉजिक लगा के कैसे भी करके याद रखना है, ठीक। अगला, सौगौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। अगला, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। अगला, बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो लाठी है। कौन सा? लाठी। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना वर्ष 1982 में हुई, भोपाल में की गई थी, ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग बहुत दूर तक पहुँचे ही नहीं, इतना कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। लंबी जड़ों, नुकीली कांटों और सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः तो राजस्थान में है। अगला, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि में भारत विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 8वां स्थान है। अगला है, भोजपत्र या भुर्ज वृक्ष कहाँ पर है? तो हिमालय में होता है। अगला, पलाश के वृक्ष को जंगल की आग कहते हैं, ये पलाश क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला दिया है, भारत के किस राज्य में सौगौन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले वृक्ष कौन सा? देवदार है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा है। अगला है, वन संरक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में हुई थी, 1 जून को। अगला, भारत में मैंग्रोव वन कितने क्षेत्रफल पर है? तो लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर पर है, ठीक दोस्तों। अगला, भारत में 8 वनस्पतियों का क्षेत्र है, कौन कौन से हैं? देखिए, पश्चिमी घाट मतलब पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र है, इसका विस्तार कहाँ? कश्मीर से कुमायूं तक है। कुमायूं कहाँ? उत्तराखंड में है। अब देखिए इसमें कौन कौन से हैं? तो एक शीतोष्णकटिबंधीय घास जैसे चीड़ है, देवदार है, शंकुधारी है और चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वृक्ष। अल्पाइन है, शीतोष्ण ऊपर सीमा है, श्वेत देवदार है, श्वेत भोज वृक्ष हैं तथा सदाबहार वृक्ष हैं। उसके बाद अगला क्षेत्र आता है पूर्वी हिमालय, जो सिक्किम से दार्जिलिंग तक है। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में।
अब देखिए शीतोष्ण क्षेत्र है तो ओक है, जायफल है, द्विफल है, बड़े फूलों वाले सदाबहार एवं छोटी बेत वाले जंगल पाए जाते हैं। दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, आपको ओवरव्यू मिल जाए थोड़ा थोड़ा, बस आप काम कर ले जाएंगे अपना। अगला असम क्षेत्र, ब्रह्मपुत्रा एवं सूरमा घाटी, फिर सिंधु मैदानी वाला पंजाब, पश्चिमी राजस्थान व उत्तरी गुजरात के मैदान, गंगा का मैदानी क्षेत्र है, कछारी मैदान है, दक्कन का प्रायद्वीपीय भारतीय प्रायद्वीप समग्र भूमि है, मालाबार क्षेत्र क्या है, पश्चिमी तट है, और अंडमान निकोबार अंडमान द्वीप है। अब हम देखते हैं थोड़ा थोड़ा इसमें कौन कौन से क्षेत्र, तो देख ही लेना। अब देखिए ब्रह्मपुत्र और सूरमा घाटी में क्या होता है, सदाबहार वन और बीच बीच में घने बसे और लंबी घासों के झुरमुट हैं। पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और जो है उत्तरी गुजरात के मैदान, ये क्षेत्र क्या है, शुष्क व गर्म है, बिल्कुल सही है, राजस्थान का है। तो यहाँ कटीली व झाड़ियाँ पाई जाती, कटीली वन और झाड़ियाँ। देखिए दोस्तों, जहाँ पे पानी की कमी होंगी वहाँ की जड़ें सबसे लंबी होंगी, जहाँ पे पानी की कमी होंगी जड़ें सबसे ज़्यादा लंबी होंगी। क्यों? क्योंकि वो पानी की तलाश में नीचे ही नीचे जड़ें फैलती हैं। आप गाँव में देखेंगे कि गाँव में कुआँ में जो है आपको पेड़ नज़र आएगा, क्या कुआँ में जड़ें नज़र आएंगी। क्यों? पेड़ तो दूर है, पेड़ मतलब कुआँ से बहुत दूर है, लेकिन पानी आसपास है नहीं, तो कुआँ है एक पानी का स्रोत, तो ये यहाँ से इसकी शाखाएं क्या हैं, मतलब इसकी जड़ें कहाँ तक जाएंगी। अब प्राचीन गांव में अगर कुएं होंगे आपके यहाँ, हमारे यहाँ तो हैं, अगल बगल है, घर के बगल है, 2-3 कुएं हैं घर के बगल, हम तो देखते ही रहते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो यहाँ की जड़ें हैं पेड़ की, पानी की तलाश में कहाँ आ जाएंगी, कुआँ में निकलेंगी, फोड़ के निकलेंगी, ठीक, तो यहाँ पे मिलेंगी। तो यही चीज़ है राजस्थान में, राजस्थान में जो पेड़ होंगे वो क्या होंगे, उनकी जड़ें लंबी होंगी, झाड़ियाँ होंगी, कटीले वन है। कटीले वन किसके उदाहरण पता है? देखिए राजस्थान में पानी की कमी है, तो पेड़ को पानी चाहिए, सूर्य का प्रकाश अधिक है लेकिन पानी तो है नहीं, तो वे क्या करेंगी, वो अपनी पत्तियों को छोटी कर देंगी, उनकी पत्तियाँ एकदम छोटी छोटी हो जाएंगी, तो पानी मतलब जो है वाष्पीकरण होगा नहीं, वाष्पीकरण से बचने के लिए होता ना। और उनकी पत्तियों पर देखेंगे तो मोम लगा होगा एक प्रकार से, मतलब उनको छुएंगे तो मोम नज़र आएगा। आप मतलब उनके जो है तने को देखेंगे तो मोम की तरह, जैसे एलोवेरा है, एलोवेरा में क्या है, ऊपर देखो चिकना है, थोड़ा नीचे काटेंगे तो पानी जैसा आपको नजर आएगा, तो ऊपर चिकना इसलिए है क्योंकि सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वाष्पीकरण हो नहीं पाएगा, तो समझ आएंगे नहीं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला कछारी में, तो कछारी भैया मैदान में क्या होगा, गेहूँ, चावल, गन्ना, मैंने पहले ही बताया, और ये कौन, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। अगला भारतीय प्रायद्वीपीय समग्र भूमि है, इसमें पतझड़ वाले वृक्षों के जंगलों से लेकर तरह तरह के जंगल झाड़ियों के वन है। प्रायद्वीपीय तट है, घने जंगलों के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें पाई जाती हैं, जैसे नारियल है, सुपारी, काली मिर्च, कॉफ़ी, चाय, रबड़, काजू, ठीक। अगला है इसमें अंडमान में क्या है, सदाबहार है क्योंकि बारिश हमेशा होती है, अर्ध सदाबहार। कच्छ वनस्पति है, तटीय समुद्र तटीय व अपलाईवी जंगलों की अधिकता है, ठीक दोस्तों। अब हम देखते हैं प्रमुख वानिकी शोध संस्थान, इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, थोड़ा मतलब पास में कर लेते ना, ताकि एक ही साथ में सारा निपटा दे। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा टाइम देख लें कितना हो रहा है। ठीक है, अभी 1-2 पेज और देखते हैं। दोस्तों आपको मज़ा आ रहा है ना, कमेंट कर दिया करिए दोस्तों एक बार, क्या अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, ख़राब लग रहा है, क्या कमी है वो भी बता दिया करिए ना, तो ये सारी चीज़ें बता दीजिए करिए। देखिए जो थोड़ा जो है जुबान मतलब हल्का फुल्का लड़खड़ा जाती है, इसका रीज़न साहब है कि मैं थोड़ा मतलब स्पीड जैसे बढ़ाता हूँ तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, और मतलब वो आम बात है यार, सबके होता है, मैं बहुत लोगों से पढ़ा हूँ, थोड़ा बहुत सबका होता है, ठीक, तो इतना मतलब माइंड में न रखना। देखिए अगला है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1904 में स्थापना, देहरादून में है, उत्तराखंड में है। मुझे फॉरेस्ट को क्या करना है, दूने करते हैं, यानी वनों को क्या करना है, दूने, दूने से दून हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु में है, कर्नाटका में, सन नहीं याद करना है। अगला है इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेंगलुरु कर्नाटका में है। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, शिमला में है, हिमाचल प्रदेश में है। उष्णकटिबंधीय वनस्पति, थोड़ा जूम करें दोस्तों, नहीं आप लोगों को दिख ही ना रहा होगा, समझ रहा हूँ ना। देखिए उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान व अनुसंधान संस्थान कहाँ, तिरुवनंतपुरम केरल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है, मध्य प्रदेश। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च जोधपुर राजस्थान में, इंपॉर्टेंट है दोस्तों एरिड वाला। अगला है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में है। रेन फॉरेस्ट वाला कहाँ, जोरहाट असम में है। अगला इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड कोयम्बटूर तमिलनाडु। दोस्तों मैं पता कैसे याद किया हूँ, देखो मैं आपको बताऊँ कैसे याद किया हूँ। आप बताइए वनस्पति सबसे ज़्यादा कहाँ होंगी, केरल में होंगी क्योंकि बारिश सबसे ज़्यादा, इस तरह ये याद होगा, ठीक। हिमालय है तो शिमला वाला चलो मान लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट तो ये कहाँ है, इंडियन इंस्टीट्यूट वाला तो भोपाल में हो जाएगा।
अब देखिए एरिड वाला तो हमें जोधपुर पता, ट्रॉपिकल वाला यानी जो है जहाँ पे मतलब गर्मी ज़्यादा होगी तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश से मतलब जो कर्क रेखा गुजरती है तो जबलपुर हो जाएगा। रेन असम में भी बहुत होती है, जोरहाट असम वहाँ भी होती है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स कोयम्बटूर तमिलनाडु हो जाएगा। हिमालयी जीवी पंथ तो अल्मोड़ा उत्तराखंड में जीवी पंथ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है, सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको, ये प्रयागराज में हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, ये रांची झारखंड में हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। फिर एडवांस सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट हैदराबाद तेलंगाना। देखिए आपको सब नहीं याद रखना, 1-2 याद है, 4-5 बहुत है, बाकी आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना। ठीक, अगला वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल जनपद से हुई, सुंदरलाल बहुगुणा, अभी हम लोग देखे भी थे। अब देखिए हम ये देख लेते दोस्तों आज हम, और ये हमारा इंपॉर्टेंट भी है जैव विविधता वाला, इसमें जितने भी राष्ट्रीय उद्यान सारे देखते हैं। देखिए शुरुआत करते हैं जम्मू से। पहला क्या है, लद्दाख। लद्दाख में क्या है, हेमिस है, हमें पता है, याद करने के कोई टेंशन नहीं। अब देखिए जम्मू कश्मीर में क्या है, सलीम अली है, द चिंगम। देखिए चिंगम हम किससे खाएंगे, मुंह से, तो मुंह से जम्मू, मुंह से जम्मू कश्मीर। द चिंगम यानी चिंगम, तो द चिंगम यानी मुंह से। और हमने चिंगम लिया तो किस पे लिया, किस्त पर लिया। किस्त पर हमने क्या लिया, चिंगम। चिंगम किस पे लिया, किस्त पर, तो किश्तवाड़। तो देखिए द चिंगम, किश्तवाड़, सलीम अली और काजी नाग। अगर हम किस्त नहीं चुकाएंगे ना तो वो हमें नाग से कटवाएगा, किससे, नाग से, तो काजी नाग हो जाएगा। ठीक, तो ये एक रिलेट करने का तरीका है, आप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप हमारे साथ थोड़े दिन अगर जुड़े, 1-2 साल पढ़े या मतलब लंबे समय तक जुड़े रहे हमारे पास, तो आप खुद ही देखेंगे कि जीएस में आप खुद ही रिलेट करना आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा, कुछ बताने की जरूरत नहीं। ठीक, तो ये चीज़ तो आपको ये याद हो गया, जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के याद हो गए। अब हम देखते हैं अगला क्या है, राजस्थान का है। अगला देखिए यहाँ सॉरी राजस्थान नहीं, यहाँ देखिए वो हो ही गया ना। अब देखिए हम ये हमारा हो गया, यहाँ का हरियाणा का देखते हैं। देखिए हरियाणा में क्या है, सुल्तान बनने के लिए क्या होता है, कलेश होता है, तो कलेश से कलेश्वर, सुल्तान से सुल्तानपुर हो गया ना। अगला दिया है राजस्थान में, तो देखिए राजा का स्थान जो होता है वो रिस्क का होता है। क्या होता है, रिस्क का, तो रिस्क यानी सरिस्का। ठीक, केवल और केवल रण से प्राप्त होता है, यानी केवल से केवलादेव और रण से रणथंभौर और रिस्क से सरिस्का। ठीक, उसके बाद क्या होता है, मुकुंदरा हिल, यानी वो जो है मुकुट पहनता है, यानी मुकुंदरा हिल। और डिजर्ट तो जरूरत ही नहीं, तो देखिए कौन कौन से, रिस्क से सरिस्का, रणथंभौर, केवल और केवल तो केवलादेव, उसके बाद मुकुट यानी मुकुंदरा हिल्स। ठीक, उसके बाद डिजर्ट तो याद करने की जरूरत नहीं। तो 3 हो गए, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए हिमाचल प्रदेश में, देखिए हिमाचल प्रदेश में क्या है, यहाँ देखिए एक इंदर की बेटी है, देखिए इंदर का किला, इंदर किला, खीरगंगा, पिन घाटी और सिम्बाल बारा और बृहद हिमालय। तो देखिए हिमालय तो आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं। इंदर की बेटी है, वो क्या कराती है, सिंबल बनवाती है। ठीक, और पिन चुभाती है, क्या, पिन जो है पिन चुभाती है, सिंबल बनवाती है, इंदर की बेटी। तो ये देखिए, ठीक, तो 3 आपको याद हो गए ना, तो 3 याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में कौन है, तो देखिए जिम है, गंगोत्री है, पशु है, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी। ये बिल्कुल सिंपल है, याद कर लीजिए। बी से बिहार, बी से वाल्मीकि, बी से बिहार, बी से वाल्मीकि। सी सिक्किम और कंचनजंगा, सिक्किम कंचनजंगा। ठीक, मेघालय में क्या है, देखिए मैं घायल हो गया, तो कह रहा है बाल फक्रम, यानी फूंक रहे हैं, बाल फक्रम। नो क्राइम, नो क्राइम, कह रहे हैं चिल्लाओ ना भैया, हम फूंक रहे हैं, तुम बालक हो, हम फूंक रहे हैं, तुम चिल्लाओ नहीं। तो मैं घायल हो गया, बाल फक्रम और नो क्राइम। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है कि अरुणाचल प्रदेश का है, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश नाम दफ़ा है, मौलिंग है, यानी वो अरुण और आंचल का जो है नाम जो है दफ़ा हो गए, यानी वो लोग दफ़ा हो गए, यानी वो लोग भाग गए। तो हमने उनका क्या नाम जैसे ही नाम लिखवाया, यानी नाम दफ़ा जैसे मैंने कराया, तो वो लोग मिल गए, यानी मौलिंग, मिल गए यानी मौलिंग। ठीक, तो नाम दफ़ा मौलिंग हो गया। असम में क्या है, डिब्रूगढ़, साइखोवा, मानस, नमेरी, रायमोना, देहिंग, पटकई, ओरांग। तो ये सब है, यानी देह पटक दी। आज शाम बहू आई, यानी बिहू, आज शाम बहू आई, ये बिहू कहाँ का है, तो यहीं का है। मानस है, नमेरी है, ओरांग है, ये सब यहीं के हैं। ठीक, नाग ईटाकी हो जाएगा, नागालैंड का क्या है, ईटाकी। मणिपुर का है केबुल लामझाओ, सिरोही है। अगला है मिजोरम का है मुरलेन व फांगफुई है, मुरलेन और फांगफुई हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में क्या है, देखिए बंगले में क्या है, बक्सा है। ठीक, अब बक्सा है यानी बुक्स है, सॉरी बक्सा नहीं, बुक्स से याद करिए। अब देखिए बुक्स है, और बुक्स को हम पढ़ेंगे तो हम सिंघम बनेंगे। अब सिंघम पढ़ेंगे तो हमारे लिए नोएरा फतेही यानी नोआरा वैली आएगी। सुंदर, ठीक, तो सुंदरवन।
गोमारा यानी गोरुमारा जो है यहीं पे है, और जल्दापारा भी यहीं पे है। तो आप थोड़ा रिलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, नहीं सिंपल भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए उड़ीसा यानी दिशा नाम की लड़की, वो भीतर ही भीतर सिम लेकर बात कर रही है, तो भीतर से भीतर कनिका, सिम से सिमली पार। ठीक, तो दो आपको ये याद हो जाएंगे। देखिए त्रिपुरा क्या है, त्रिपुरा यानी क्लाउडेड लेपर्ड है और बाइसन है। झारखंड का बेतला है, क्या है, देखिए एक आप नहीं जाने, बेतला कुछ खाने वाला होता है, पता नहीं उसका नाम क्या है, तो वो झाड़ में मिलता है। ठीक, तो बेतला हो जाएगा। देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश में एक ही है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में जितने हैं वो कान्हा, बांधव, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, पेंच, डायनासोर, कूनो, ये सारे कहाँ हैं, ये मध्य प्रदेश के हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ क्या है, तो इंद्रावती है, कांगेर है, गुरुघासी है। ठीक, यानी छत पे इंद्रावती जो है, मतलब इंदर की छत पे, यानी इंदर की छत पे क्या है, घासी यानी कांगेर, यानी गेर दिया क्या, घास यानी घासी, तो गुरुघासी और कांगेर घाटी। तेलंगाना में कौन से हैं, तो कायसु ब्रह्मानंदन रेड्डी है, महावीर हरिना मनस्थली है, मृगावनी है। आंध्र प्रदेश में क्या, देखिए अंधे ने क्या किया, पाप कर दिया। ठीक, यानी उसने जीव मार दिया, जीव से राजीव। अंधा व्यक्ति क्या किया, उसके मतलब पैर के नीचे जीव आ गया, तो उसने पाप कर दिया, तो पाप को मिटाएंगे कौन, श्री वेंकटेश्वर भगवान मिटाएंगे। तो तीन आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक, बुक्सा वाला याद। अंडमान निकोबार में क्या है, कैंपबेल है, गलाथिया बे है, महात्मा गांधी है, माउंट हैरियट है, रानी लक्ष्मीबाई मैरियन, सैंडल पीक। तो ये सारे कहाँ, अंडमान निकोबार। ये इसकी भी ट्रिक है, लेकिन आप न याद कर पाएंगे दोस्तों, कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखिए तमिलनाडु में क्या है, देखिए मैंने कहा उससे कि भैया मिलना यार, तुम मिलोगी नहीं, तो कहा मिलूंगी गुंडों के साथ, वो गुंडा लेकर है, यानी गुंडी थी वो, क्या थी, गुंडी थी, तो गुंडी हो गया। इंदिरा गांधी। ठीक, मृदु मलाई यानी वो कहीं मलाई लेकर आना, मुखुर्थी यानी मुझे तूरी, मुखुर्ती तूरी। ठीक, तो इस तरह मतलब कुछ भी बना सकते हैं हम, आपके माइंड में सेट हो, एग्जाम में पेपर सही हो जाए, बस भाड़ में गया दुनियादारी। ठीक, कौन पूछने आता हमें कि कैसे याद किए है कैसे नहीं। ठीक, अगला दिया केरल में, तो अनाईमुडी हो जाएगा, इरवाकुलम हो जाएगा, माथी कित्तन 16, प्राम्बिकुलम हो जाएगा। देखिए आपको ये तीन याद रखने हैं, प्राम्बिकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली। यही साइलेंट वैली की बात कर रहा, शांत घाटी। देखिए कर्नाटक क्या है, आंसी नाम की लड़की है, वो बंदी क्या करती है, नाटक करती है, तो अंशी से आंसी, आंसी और बंदी से बांदी। ठीक, नाटक करती कर्नाटक हो जाएगा। उसका क्या है, मुख है, तो यानी कुद्रे मुख, यानी उसके बाद बन्नेर घट्टा है, नागरहोल है। हम लोग तो ऐसे याद किए यार, कौन, बन्नेर घट्टा, नागरहोल, कुद्रेमुख, बांदी, आंसी, ये सारे। देखिए गोवा में क्या है, महावीर है, मोल्लेम है। ठीक, उसके बाद अब देखते हैं महाराष्ट्र में क्या है, देखिए चंदौली है, पेंच है, तड़ोबा है, गूंगामल है, नवेगांव है, और उसके बाद क्या है, संजय गांधी बोरीवली है। ठीक, बोरीवली का बात सुने होंगे। ठीक, तड़ोबा भी आप लोग जानते होंगे, ये चीज़ मैंने आपको बताया था, तड़ोबा में जो वहाँ जो है जनजाति पढ़ा रहा था मैं, यूपी की, जब ट्रिक से मैंने बताई थी तो आपको बताया था तड़ोबा महाराष्ट्र का, अगर याद होगा तो दोस्तों, क्योंकि आप लोग बहुत बिजी पर्सन हैं, आप लोगों के माइंड में बहुत सारी चीज़ें नहीं रहती हैं। और मैंने एक चीज़ बताया था, शार्ट देखना बंद कर दीजिए, माइंड बहुत कमज़ोर कर देगा दोस्तों, यकीन मानिए। इसलिए मेरे कहीं टेलीग्राम, फेसबुक ये सब आप न देखे होंगे, लिंक, सॉरी उसका इंस्टा है मेरे पास डाउनलोड मैं, लेकिन महीनों 2 महीनों बाद एक बार कहीं खोल लिया तो खोल लिया, बहुत मुश्किल है। कोई दोस्त मेरा ये नहीं कहता कि इंस्टा पे हमें ऑनलाइन देखा हो, वो पोस्ट डालते हैं, मैं कभी देखता हूँ नहीं, तो क्या लाइक करूँ, क्या शेयर करूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ। ठीक, और ये सब बेकार है, इससे माइंड कमज़ोर होता है, यकीन मानिए। संडे को बुक पढ़ा करिए, अच्छी सी बुक जो हो, कम से कम 10-20 पेज पढ़ लिया करिए, रिलैक्स फील होगा ना। कोई भी नॉवेल पढ़ लीजिए। देखिए गुजरात में क्या है, देखिए गुजर गया, मैंने कहा था कि गुजर गया, जैसे गुजरा तो उसके वंश का क्या होगा, दा इंड हो गया, यानी वंशदा, उसके दा इंड हो गया। ठीक, वंशदा, मतलब जो है वो गुजरा कैसे, तो गिर करके, यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ठीक, और उसके अब जैसे उसके वंश का दा हो गया गिरा, और उसके बाद वंश का दा हो गया वनी वंशदा। तो देखिए पहले गिर गया तो यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान, फिर वंश का दा हो गया यानी वंशदा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर सब ब्लैक ब्लैक हो गया, उसके यहाँ सब काला काला हो गया। तो तीन तो आपको ये याद ही हो गए, मरीन वाला बच्चा, कच्छ की खाड़ी, बिल्कुल सिंपल है, पता है दोस्तों आपको, मैंने सारे याद करा दिए। ठीक, यानी इसमें कंप्लीट हो गया। अब हम ये देख लेते हैं, विलुप्त हो रहे जीवों तथा पेड़ पौधों के जीनों के संरक्षण हेतु नॉर्वे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की जा रही है। किसके द्वारा, नॉर्वे द्वारा, याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, देखिए विलुप्त हो रहे जीव और पेड़ पौधे तो विलुप्त हो ही रहे हैं, भारत में सरकारी नौकरी भी विलुप्त होने की कगार में है दोस्तों। 2028 से 30 तक सरकारी नौकरी जो है उसमें चली जाएगी, किसमें, जिसमें रेड डाटा बुक है, जो जिसमें पांडा बना है नहीं, रेड डाटा बुक, उसी में जाएगी भारत की सरकारी नौकरियाँ। क्योंकि मतलब जिस स्पीड में मतलब जो है लुप्त हो रही है ना,
देखना आने वाले समय में आपको बहुत कम नज़र आएंगे। ठीक, तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा कि एक समय था कि जब सरकारी नौकरी हुआ करती थी भारत में, तो ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक, चलो छोड़ो वो सब। तो इतना दोस्तों आज हम देख पाए हैं, ज़्यादा नहीं देख पाए हैं, लेकिन फिर भी हम जितनी चीज़ें देखे हैं ठोस देखे हैं, कॉन्सेप्ट देखे हैं, मज़ा आया होगा आपको। और अगर मज़ा आया होगा तो वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों, मेरे मतलब थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करिए आप लोग जल्दी से जल्दी, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।